Please subscribe to Gauri Tutorials YouTube channel and press the bell icon so that you could get the notification of new videos as the time of upload. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्थ एंड डिजीज पार्ट 3। इस पार्ट में हम लोग मलेरिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मलेरिया कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है। दैट इज कॉज्ड बाय पैथोजन कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम स्पीशीज। अब प्लाज्मोडियम की कई स्पीशीज हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं और ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है, उसके हिसाब से मलेरिया जल्दी होता है या ज्यादा देर लगती है उसे, और फिर फीवर कितनी देर बाद होता है। दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द स्पीशीज। अब ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है? दैट इज बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से मलेरिया का जो पैरासाइट है वो हमारी बॉडी में चला जाता है। नाउ व्हाई फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स अस? तो जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने जब एग ले करने होते हैं तो उसे हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है, और ह्यूमन ब्लड जो है दैट इज वेरी गुड इन प्रोटीन्स। तो इसलिए ये मॉस्किटो जो है वो काटता है हमें, और जब वो काटता है तो वो थोड़ा सा सलाइवा हमारे ब्लड में छोड़ देता है ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो, जमे ना ब्लड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सकिंग ब्लड। तो उस सलाइवा में प्लाज्मोडियम की जो है स्टेजेस होती हैं लाइफ की, और उससे हमें ये डिजीज हो सकती है। नाउ रिगार्डिंग द इंक्यूबेशन पीरियड वही टाइम पीरियड है जब पैथोजन बॉडी में चला जाता है लेकिन डिजीज नहीं होती है। सो दैट पीरियड इज 12 to 28 डेज। मतलब डिजीज का सिम्टम नहीं है लेकिन पैरासाइट बॉडी के अंदर है। नाउ रिगार्डिंग द पैरासाइट, मलेरियन पैरासाइट प्लाज्मोडियम दैट इज डायजेनेटिक। डायजेनेटिक का मतलब इसके दो होस्ट हैं। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी में पैरासाइट रह रहा है। सो इसके दो होस्ट हैं। वन इज एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। इसे हम प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं क्योंकि इसमें मॉस्किटो की सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं लाइफ की। और ह्यूमन बींग्स जो है दैट इज इंटरमीडिएट और इनडेफिनेट होस्ट। इसे इंटरमीडिएट या इनडेफिनेट होस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ए सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं। सेक्सुअल स्टेजेस को हम डेफिनेट बोलते हैं और इसीलिए मॉस्किटो के डेफिनेटिव होस्ट कहा जाता है, और ए सेक्सुअल स्टेजेस ह्यूमन में होने की वजह से इसे हम इनडेफिनेट होस्ट कहते हैं। नाउ प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो में कोई भी डिजीज नहीं करता है, लेकिन मॉस्किटो हमारे लिए डिजीज का वेक्टर बन जाता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज को स्प्रेड करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। नाउ रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट, इसमें दो स्टेजेस हैं। हमने जैसे किया कि दो होस्ट हैं पैरासाइट के, वन इज मैन एंड वन इज मॉस्किटो। तो जो पहले हम करेंगे कि मैन में जो है पैरासाइट की वो कौन सी स्टेजेस होती हैं। सो इसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजोइट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो ये स्पोरोजोइट्स हैं, इन्हें ये हमारे ब्लड में छोड़ देता है। ये जो इतना पार्ट है साइकिल का, ये यहाँ से ये ग्रीन में दिखाया है, दैट इज इन द मॉस्किटो, और ये वाला पार्ट जो है दैट इज इन द ह्यूमन। सो जो स्पोरोजोइट्स हैं वो हमारे ब्लड में मॉस्किटो छोड़ देता है, और स्पोरोजोइट्स ब्लड में जो है वो थोड़ी देर तक घूमते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड देन दे रीच द लिवर, और फिर लिवर में जाके जब ये एंटर होते हैं दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। और फिर उसके बाद इसकी लाइफ में कई स्टेजेस आती हैं जिनके बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो पैरासाइट जो है वो अल्टीमेटली आरबीसीज में पहुंच जाता है, और आरबीसीज में भी इसकी कई स्टेजेस होती हैं, और अल्टीमेटली ये आरबीसी को बर्स्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है, और फिर नए आरबीसी में एंटर होके स्टेजेस बनाता है जिनको हम गेमीटोसाइट्स बोलते हैं, फीमेल एंड मेल गेमीटोसाइट्स। और ये जब बर्स्ट करता है ब्लड सेल्स को तो उसकी वजह से हमें फीवर हो जाता है और दूसरे सिम्टम्स हमें मलेरिया के दिखाई देते हैं। नाउ रिगार्डिंग द स्टेजेस ऑफ पैरासाइट इन मॉस्किटो। अब मॉस्किटो में कौन सी स्टेजेस होती हैं? मॉस्किटो में अब जब हमने देखा कि जब ह्यूमंस में गेमीटोसाइट फॉर्म हो गए
अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गिमेटोसाइट्स तक हमने देख लिया था कि ह्यूमंस में बन गए हैं। अब दोबारा जब हमें मॉस्किटो बाइट करता है तो वो ब्लड सक करता है हमारी बॉडी से, उसके साथ कई स्टेजेस मॉस्किटो की उसके अंदर चली जाती हैं, जिनमें से सारी स्टेजेस खत्म हो जाती हैं, बस गिमेटोसाइट्स जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। और गिमेटोसाइट्स मॉस्किटो के अंदर जाके दे फॉर्म गेमीट। यहाँ पर आपको गेमीट्स दिखाई दे रहे हैं, ये गेमीट्स बन जाते हैं, मेल एंड फीमेल गेमीट, और इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो, और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। नाउ दिस जाइगोट it ultimately it turns into motile structure. Motile means move कर सकता है जो, तो ये एक motile structure बनाता है called as ookinete. Now ookinete जो है वो आगे जाके स्टमक की वॉल के ऊपर एक सिस्ट बना देता है, दैट इज कॉल्ड एज oocyst. मॉस्किटो के स्टमक पे काफी सारे oocyst देखने को मिलते हैं, और oocyst के अंदर दोबारा से ये स्पोरोजोइड्स बनते हैं, जहां से हमने साइकिल शुरू किया था पिछली स्लाइड में। और ये स्पोरोजोइड्स जो हैं यहाँ से मॉस्किटो के स्टमक से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए दोबारा उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में, उसके माउथ में पहुंच जाते हैं, और जब वो मॉस्किटो दोबारा किसी ह्यूमन को काटता है और फिर वो दोबारा से स्पोरोजोइड्स उस ह्यूमन बीइंग में छोड़ देता है, और इस तरह से ये डिजीज उसे भी स्प्रेड हो सकती है। सो इन दिस वे मॉस्किटो का लाइफ साइकिल जो है वो पूरा होता है। नाउ लेट्स रिवाइज कि हमने इसके अंदर कौन कौन से पार्ट करे ह्यूमंस में। अब हमें इसमें देखेंगे कि मलेरिया में हमें फीवर कैसे होता है। जैसे हमने पहले किया कि स्पोरोजोइड्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं हमारी बॉडी में जब मॉस्किटो बाइट करता है, और वो ब्लड के थ्रू इट एंटर्स इनटू लिवर, लिवर के अंदर जाके वो डिवाइड करता है और फिर आरबीसीज में एंटर हो जाता है, और आरबीसीज के अंदर उसकी कई स्टेजेस होती हैं लाइफ की। अल्टीमेटली उससे गिमेटोसाइट्स बनते हैं, और जब गिमेटोसाइट्स बनते हैं उससे पहले आरबीसी बर्स्ट होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आरबीसी बर्स्ट हुआ, और बर्स्ट होने से क्या होता है, यहाँ पे कई तरह के टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज होते हैं, और जिसके कारण हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं और फेगोसाइट्स हैं, ये स्पेशल तरह के WBCs होते हैं जो कि पायरोजेंस बनाते हैं, पायरोजन नाम का केमिकल बनाते हैं। अब ये केमिकल हमारे ब्रेन में चला जाता है थ्रू द ब्लड, और वहां पर हाइपोथैलेमस पे पहुंच जाता है, और वहां पर जो बॉडी का थर्मोस्टेट है, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर सेट है वो हाई पे सेट हो जाता है, सो एज टू किल द पैरासाइट्स। इस वजह से हमें फीवर हो जाता है। और ये पैरासाइट्स जब हम ब्लड सेल्स को ब्रेक करते हैं तो बहुत सारे ब्लड सेल्स इकट्ठे ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण एकदम से हमें शिवरिंग होती है। इसलिए मलेरिया में पहले हमें शिवरिंग होती है, और उसके बाद ये टॉक्सिन्स रिलीज होने की वजह से हमें फीवर हो जाता है। और ये मेडिसिन जो हमें दी जाती हैं दे आर एंटीपायरेटिक्स, मतलब वो पायरोजन को कम करती है हमारे ब्लड में से। नाउ यहाँ पर हम कुछ स्पीशीज देख सकते हैं प्लाज्मोडियम की, लाइक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेल। इनका साइकिल जो है वो 48 आवर्स का है, यानी कि ये 48 आवर्स में न्यू ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करके और ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके ब्लड सेल्स को ब्रेक कर सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरी ये साइकिल 72 आवर्स में कंप्लीट होता है। इसलिए इन स्पीशीज के केस में जो फीवर है वो 48 आवर्स के बाद हो जाता है, वाइल इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरी स्पीशीज फीवर हमें 72 आवर्स के बाद होता है। नाउ रिगार्डिंग द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, अब हमें मलेरिया में किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि हमें भूख कम हो जाती है, एपेटाइट कम हो जाती है, और जो है स्लीपलेसनेस होती है, नींद नहीं आती है इतनी, और मस्कुलर पेन भी हो सकती है, और कई बार फीवर आता है शिवरिंग के बाद। हम जैसे हमने किया था कि ब्लड सेल्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, तो उसके कारण हमें शिवरिंग होती है, और टॉक्सिन्स रिलीज होने के कारण जब पायरोजन बनता है तो उसके कारण हमें फीवर होता है। और फिर फीवर के बाद दोबारा से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है बहुत, और फीवर उतर जाता है।
फिर उसके बाद अगेन वो जो पैरासाइट्स रिलीज हुए थे वो दोबारा ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और 48 आवर्स या 72 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज वो दोबारा से सर्कल कंप्लीट करके फिर से ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं। Now this disease it leads to the breakdown of RBC. RBC बहुत कम हो जाते हैं तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। Now it is controlled. इसको कैसे ट्रीट करते हैं? क्यूनिन जो है वो येलो सिंकोना प्लांट से ये पुरानी टाइम से यूज की जा रही है मलेरिया के लिए और आजकल और भी कई इसके डेरिवेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं। नाउ प्रिवेंशन के लिए मॉस्किटोज की ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और हमें पता है जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट्स हो गए इनका यूज करना जो है उसके अलावा मॉस्किटो के ब्रीडिंग ग्राउंड कहीं पे पानी ना खड़ा हो, इस तरह के जो प्रिकॉशंस है जिससे हम मॉस्किटो के स्प्रेड को रोक सकते हैं उनको यहाँ पर यूज करना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक। अब अगली बार हम लोग नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे दैट इज रिंगवॉर्म एंड एस्केरियासिस। थैंक यू।